एक गर्भवती लड़की अपने 4-5 साल के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाए हुए एक कुएं में उतरती है। कुआं लगातार पानी से भर रहा है और उसके पति ने उसको उस कुएं के अंदर भेजा क्योंकि वो अपने परिवार को कुछ ताकतवर लोगों से बचाना चाहता है। लड़की कुएं के अंदर एक खंभानुमा आकृति उसको पकड़ लेती है और जोर लगा रही है। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो उस पानी में कहीं घुल रहे हैं, लेकिन वो दर्द जो उसके चेहरे पर है उसके बावजूद वो जोर लगाना नहीं छोड़ती है। कैमरा थोड़ा डाउन होता है, पानी के नीचे गर्भनाल से जुड़ा हुआ एक सृजन दिखता है। 1.5 मिनट का ये जो सीन है ये हमें प्रकृति और औरत के बीच के तालमेल को दिखाता है, जो बताता है कि प्रकृति और औरत दोनों सृजन करने के लिए कितनी संघर्षरत है, लेकिन अपने संघर्ष को छोड़ती नहीं है, सृजन करना छोड़ती नहीं है। और नारी और प्रकृति के बीच का ये जो तालमेल है, जो इनके बीच के सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, इको फेमिनिज्म। अभी जो सीन में आपको सुना रहा था वो फिल्म एपोकैलिप्टो से है, जो आज से कई हजार साल पुरानी माया सभ्यता के पतन के दौर को दिखाती है। माया सभ्यता क्यों नष्ट हुई, इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। उसमें एक मजबूत मत यह भी है कि माया सभ्यता के नष्ट होने के पीछे की वजह 100 साल तक पड़ने वाला सूखा था, जिसने पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। माया सभ्यता के बाद और पहले की सारी सभ्यताओं में हमें एक बात देखने को मिलती है, ये सारी सभ्यताएं पितृसत्ता का पालन करने वाली थी। शायद तभी प्रकृति से मेल जोल नहीं बैठा पाई और धीरे धीरे लुप्त होती गई। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान प्रकृति से प्रेम करता है उसके अंदर स्त्रैण गुण हावी होते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। प्रकृति और महिला के सशक्तिकरण को लेकर ही एक शब्द दिया जाता है, इको फेमिनिज्म। दरअसल हम जिस हाल में पहुंचे हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने प्रकृति और औरत को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। इको फेमिनिज्म पर्यावरण संकट, धरती और महिलाओं के बीच का एक समानांतर संबंध देखता है। इस शब्द के जरिए हम उस शोषण को भी समझ सकते हैं जो दोनों के साथ एक रूप में हुआ, जिसके लिए दोहन, उपभोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इको फेमिनिज्म शब्द सबसे पहले 1974 में प्रयोग में आया। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले नारीवादी विचार की महिला फ्रेंकोइस डी यूबोन ने किया था। कई विद्वान ये मानते हैं कि प्रकृति और औरत की प्रवृत्ति जो है वो एक जैसी होती है, उनकी देखरेख भी एक जैसी होनी चाहिए। या यूं कहा जाए कि धरती की देखभाल औरत के शरीर की तरह ही करनी चाहिए। वहीं भारत में महिलाओं के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली वंदना शिवा का मानना है कि महिलाओं में रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सहनशीलता बहुत होती है। यही सब बातें हमें प्रकृति में भी देखने को मिलती हैं। महिलाओं में धरती की ही तरह पैदा करने की सृजनात्मक शक्ति होती है। उनमें पर्यावरणीय संसाधनों, प्राकृतिक तरीकों का ज्ञान हासिल करने की क्षमता स्वाभाविक है। यही नहीं, अंधाधुंध तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे और दोहन की वजह से जो विस्थापन और समुदायों का जो विघटन हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर ही पड़ रहा है। यही वजह है कि देश के बहुतेरे इलाकों में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए महिलाएं ज्यादा संघर्षरत दिखाई पड़ती हैं। यही नहीं, पर्यावरण से जुड़े तमाम तरह के आंदोलन जिन्हें हम सफलता की श्रेणी में रखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ही योगदान रहा है। एक वानगी देखिए, पिंडर घाटी में पिंडर के पार पहाड़ पर सतलुज जल विद्युत निगम परीक्षण सुरंग खोद रहा था। मजदूरों और सामान को सुरंग तक जाने के लिए उन्होंने एक रास्ता बनाया और उसे टिकाने के लिए उसे एक पेड़ से मजबूती के साथ बांध दिया गया। लगातार विरोध के बाद भी जब पुलिस और प्रशासन ने सुरंग का काम नहीं रुकवाया
तो महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने उस पेड़ को ही काट दिया, रास्ता ही खत्म। पिंडर वैली की महिलाएं अपना घर बचाने के लिए बहुत उग्र रूप धारण कर चुकी थी। इन महिलाओं ने एक मंगल दल बनाया जिसने बांध कंपनी का विरोध किया। वहीं पुरुषों के बारे में बात की जाए तो उनको दारू पिला दो और पूरे जंगल कटवा दो, नदी रुकवा दो। यही वजह थी कि यहाँ की महिलाएं महीने में 1-2 बार अपने पतियों को घर के अंदर बंद कर देती थी। इसी तरह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण, खासतौर से वन संरक्षण की दिशा में एक नई चेतना पैदा की। यह आंदोलन पूरी तरह से महिलाओं से जुड़ा हुआ था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते उसे महिलाएं यूं ही कर देती है। आगे चलकर यही चिपको आंदोलन चमोली, कुमाऊं, गढ़वाल, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में भी पहुंचा। खास बात यह है कि इस आंदोलन का संचालन करने वाली महिलाएं पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली निरक्षर और अनपढ़ महिलाएं। इस आंदोलन को जन्म देने वाला कोई नेतृत्व नहीं था, यह अपने आप खड़ा हुआ आंदोलन था। महिलाओं ने अपने आंदोलन को इस तरह संगठित किया कि उनके गांव का प्रत्येक परिवार जंगलों की रक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तैनात करता है। सामूहिक चंदा अभियान से उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाती थी। इन महिलाओं के शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। इसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर एक जाति है बिश्नोई जाति। इसकी महिलाओं ने इस संबंध में एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। थार रेगिस्तान के मध्य बिश्नोई जाति अकेला ऐसा समुदाय है जो पर्यावरण की न सिर्फ परवाह करता है बल्कि उसे सहेजता भी है। ये वही बिश्नोई समाज है जहां एक चिंकारा यानी काले हिरण की हत्या ने भारत के चहेते सितारे सलमान खान की आज तक नींद उड़ा रखी है। इस जाति की महिलाओं का पेड़ के प्रति जो लगाव है उसे लेकर इस समाज में एक कथा बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब राजा को महल बनाने के लिए कि उसके कर्मचारी जो थे वो जंगलों में जाते थे और पेड़ काटते थे, तो वहां की महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उस पेड़ से चिपक जाती थी। कर्मचारियों को पेड़ काटना होता था तो वो निर्दयता पूर्वक उन महिलाओं को भी काट देते थे। जब राजा को ये बात मालूम चली कि कर्मचारी जो है पेड़ के साथ औरतों को भी मार रहे हैं तो उन्होंने वहां पर पेड़ काटना छोड़वा दिया। अब इस कहानी में कितना सच है कितना मिथ है ये नहीं मालूम, लेकिन बिश्नोई जाति की महिलाओं का पर्यावरण और जानवरों के प्रति लगाव जो है उसको लेकर हम सभी एक राय रखते हैं। इसका उदाहरण अक्सर आपको सोशल मीडिया पर तैरती हुई एक फोटो से देखने को मिल सकता है जिसमें एक महिला किसी हिरण के बच्चे को दूध पिला रही है। वो इसी समुदाय की महिला का फोटो है जो उनकी प्रकृति के प्रति अनुराग को दर्शाता है। इसी तरह का एक उदाहरण हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है जहां पर महिलाओं ने छोटे छोटे गुट बनाकर पर्यावरण को बचाने की कोशिशें की है। ये महिलाएं उस नींव के पत्थर की तरह हैं जिसका इमारत में कहीं जिक्र नहीं होता। यहां हुए छोटी छोटी कई पहल किसी अखबार में भले ही नहीं हो लेकिन प्रकृति इनके कामों को जानती है। मिसाल के तौर पर हिमाचल के रामपुर परागने में एक तुरु नाम का गांव है। वहां केशुदेव नाम की एक महिला ने अपने जमीन पर देवदार के खूब सारे पेड़ लगाए। जब उसकी मौत हो गई तो उसके लड़के को लगा कि इन पेड़ों का कोई काम नहीं, जमीन का इस्तेमाल किया जाए, तो उसने पेड़ों को काटने का मन बनाया। तो जब ये बात पूरे गांव में फैली तो गांव की महिलाएं सब एकजुट हो गई और उन्होंने उस लड़के के पेड़ काटने के पूरे अभियान को विफल कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा मेधा पाटकर को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन नर्मदा और इसके इर्द गिर्द के जीवन पर समर्पित कर दिया। पर्यावरण संरक्षण में इनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए इन्हें अंतरराष्ट्रीय ग्रीन रिबन पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजा गया। दरअसल महिलाएं हैं जो हमेशा से एकजुटता की मिसाल पेश करती आई हैं, चाहे बात परिवार की हो या प्रकृति की हो। नारी उसे सहेजने का काम जिम्मेदारी से निभाती है। दरअसल प्रकृति और औरत इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करके देखने से ही गलत की
शुरुआत हो जाती है। खाकसार के शब्दों में, नदी हो तुम कलकल बहती, धरती हो तुम हरियाली देती, जल भी तुम हो हल भी तुम हो, तुम जीवन का आधार हो, नारी तुम अपरंपार हो। आप नारी को प्रकृति और प्रकृति को नारी पढ़ या सुन सकते हैं।